हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है रिवीजन श्रृंखला। तो आज आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह रिवीजन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन पाता है? तो 4 लाख रुपए प्रति माह पाता है। कितना? तो 4 लाख रुपए प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी और महिला उम्मीदवार कौन थी? तो पहली नजमा हेपतुल्ला 2007 में और दूसरी मार्गरेट अल्वा 2022 में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 76 की तरफ अनुच्छेद 76 के तहत होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महान्यायवादी। इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के किस प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो अनुच्छेद 76(4) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं महान्यायवादी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महान्यायवादी को संसद सदस्यों की तरह क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो सभी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यही वही योग्यता जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होता है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में, जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहां पे हम लोग योग्यताएं पढ़ लेंगे। तो तो यहाँ महान्यायवादी की योग्यता को छोड़ते हैं। जब उच्चतम न्यायालय की योग्यता पढ़ेंगे तो महान्यायवादी की योग्यता भी हम बता देंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC शीतलवाड़ थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अटॉर्नी जनरल का सदस्य होता है? क्या अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य होता है? तो नहीं, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को भाषण तो दे सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है? नहीं, अटॉर्नी जनरल जो होता है ना ही संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। केवल भाषण देता है और मत देने का अधिकार उसको नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम क्या होता है? तो यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर यह सलाह देता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में क्या अधिकार है? तो सुनवाई का अधिकार है। क्या अधिकार है अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में? तो सुनवाई का अधिकार है। अब आगे हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो एग्जाम का फेवरेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और फेवरेट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 148 के तहत करता है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। कितनी होती है? तो या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष कंप्लीट हो गया तो पदावधि समाप्त, अगर 65 वर्ष कंप्लीट हो गया तो पदावधि समाप्त हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये महत्वपूर्ण है, बार-बार पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है? तो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कौन थे? तो वे थे नरहरि राव थे। ठीक है, ये बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये हैं श्री के संजय मूर्ति हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्य क्या है या क्या करता है? तो सरकारी खर्च की जांच करता है। अब संसद से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं और पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 5 अध्याय 2 और अनुच्छेद 79 से 122 में है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, संसदीय प्रणाली किस देश से अभिग्रहित है? तो ब्रिटेन से अभिग्रहित है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 26, संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ? तो ये नए संसद की बात हो रही है, ध्यान रखें। तो 12 फरवरी 1921 नहीं, पुरानी संसद की बात हो रही है, नए संसद के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फरवरी 1921। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया? तो 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, नए संसद भवन की लागत, क्षेत्रफल और वास्तुकार कौन है? ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अधिकतर क्वेश्चन नए संसद से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, नए संसद भवन की लागत, क्षेत्रफल और वास्तुकार कौन है? तो लागत है 971 करोड़, वास्तुकार है विमल पटेल और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया, और क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बार बार अब नए संसद से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नए संसद की लागत कितनी है? 971 करोड़ है, और वास्तुकार कौन है नए संसद के? तो बिमल पटेल है, और निर्माण किसने किया, किस कंपनी ने? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, और क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, नए संसद भवन का शिलान्यास और उद्घाटन कब हुआ? तो शिलान्यास हुआ 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, कब हुआ? तो 10 दिसंबर 2020 को हुआ, और उद्घाटन 28 मई 2023 को। उद्घाटन 28 मई 2023 को और शिलान्यास हुआ 10 दिसंबर 2020 को। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, संसद के 3 अंग कौन से हैं? संसद के 3 अंग कौन है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। ध्यान दें, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, नए संसद के बारे में आप अवश्य ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो लगभग 550 होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 543 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 245 है, 245 है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, और आप लोग
उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की आयु बताइएगा, न्यूनतम आयु कितनी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि आप लोग ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में क्या हटाया गया है? तो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन कब समाप्त किया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत। आगे हम लोग देखते हैं 41 क्वेश्चन। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। 4 क्षेत्रों से कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा कैसा सदन है? ध्यान रहे, ये बार बार पूछा जाता है। तो लोकसभा अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, प्रथम सदन है और जनता का सदन है। ठीक है, लोकसभा का नाम है। अस्थायी सदन कहते हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है या उच्च सदन है राज्यसभा, और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा द्वितीय सदन है और लोकसभा प्रथम सदन है, और राज्यसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है, और जो लोकसभा होता है वो जनता का सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो विद्वानों का सदन होता है। ठीक है, आपको तुलना करके दोनों में बता दिए हैं कि क्या होता है, लोकसभा कैसा सदन है और राज्यसभा कैसा सदन है। चलिए आगे हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो 46 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर थे। कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो गणेश वासुदेव मावलकर। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष? थे तो कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब संसद के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकसभा को कब तक निश्चित कर दिया गया है? तो 545 सीट वर्ष 2026 तक 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत निश्चित कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, धन विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। यह बार बार पूछा जाता है कि धन विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है, 14 डेज तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 महीने। ठीक है, और धन विधेयक को 14 दिन और साधारण विधेयक को 6 महीने। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो साधारण विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयन आयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1951 से 52 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो 13 मई 1952 को हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकसभा का कार्य दिवस सुबह कितने बजे से होता है? सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक होता है, और जो 12 से 1 का बीच होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। ध्यान दें, शून्यकाल से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं, शून्यकाल की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई? तो 1962 में लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रवि राय ने की। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, अगर कोई सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो क्या होगा? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
अब यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो 60 अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 78, 61 है लोकसभा सदस्य, तो कितने हैं 543, आयु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य 245, आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 63 धन विधेयक पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 64 संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 शून्यकाल अभी हम आपसे बताए हैं महत्वपूर्ण है। तो शून्यकाल कब से होता है? तो 12 से 1 बजे। अब लोकसभा संसद समितियां और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 66 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुना जाए तो कितने दिनों में बताना होगा कि वह राज्यसभा में रहेगा कि लोकसभा में? तो 10 दिनों के भीतर, अन्यथा राज्यसभा की सीट जो है वह रिक्त होगी। क्वेश्चन 66 यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण की हो तो कितने दिनों में बताना होगा? तो ये 14 डेज में बता देना होगा, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त होगी। और क्वेश्चन नंबर 67 है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू होने के कारण कितना रहा? तो 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुना जाए तो क्या होगा? तो 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 69 है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 47, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 71 है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो एक दूसरे को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है संसद के दोनों सदनों की गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 1/10 होती है, ठीक है। कितनी होती है कुल सदस्य संख्या? तो 1/10 होती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है यह। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47 सीटें। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो एक दूसरे को देते हैं। और संसद के दोनों सदनों की गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होती है? तो 1/10 होती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 है 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु कितनी कर दी गई है? तो 21 से घटाकर कितना वर्ष? 18 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर कितने वर्ष की वृद्धि हो सकती है? तो 1 वर्ष। ऐसा 1975 में हो चुका है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर कितने वर्ष की वृद्धि हो सकती है? तो 1 वर्ष तक। ऐसा 1975 में एक बार हो चुका है। तो ये थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग कल का क्लास अवश्य देखें और पढ़ें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासेज आपको एग्जाम तक देखने को मिलेंगी, ठीक है। और एग्जाम, उम्मीद है एग्जाम से पहले आपको भारतीय संविधान का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और इस टाइम रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि रिवीजन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पेपर में, एग्जाम हॉल में घबराहट नहीं होगा। आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।